भारत के इतिहास में ना कई ताकतें आईं और गईं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो सिर्फ विजेता बनकर नहीं रहीं, बल्कि यहीं की मिट्टी में पूरी तरह रच बस गईं। तो आज बात करते हैं शकों की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी हमलों से, लेकिन खत्म हुई यहीं का हिस्सा बन जाने। ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना? कि आखिर कैसे एक घुमंतू कबीला जिनका कोई एक ठिकाना तक नहीं था, उन्होंने भारत में आकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो 400 सालों तक चला। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। शकों की कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के बड़े बड़े खुले मैदानों से। इन्हें सीथियन के नाम से भी जाना जाता था। ये लोग कमाल के घुड़सवार और लड़ाके थे और इनका जीवन एक जगह से दूसरी जगह घूमने में ही बीतता था। तो सवाल ये है कि वो भारत आए ही क्यों? देखिए, हुआ ये कि यूएची नाम की एक और ताकतवर जनजाति ने उन्हें उनके ही घर से खदेड़ दिया। अब अपनी जमीन खोने के बाद शकों ने पहले पूर्वी ईरान में ठिकाना बनाया और फिर वहां से सिंधु के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हो गए। और भारत पहुंचने के बाद शक सिर्फ एक जगह नहीं टिके, नहीं, वो तो फैल गए। उन्होंने 5 अलग अलग शाखाओं में बंटकर अपने शासन की जड़ें जमाईं। आप देख सकते हैं, उनका दबदबा उत्तर में तक्षशिला से लेकर पश्चिम में उज्जैन और दक्षिण में नासिक तक फैल गया था। तो इतने बड़े इलाके पर उन्होंने राज कैसे किया? इसके पीछे का राज था उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, जो अपने आप में काफी अनोखा था। आइए इसको समझते हैं। उन्होंने अपनाया क्षत्रप सिस्टम, जो उन्होंने शायद फारसियों से सीखा था। इसका सीधा सा मतलब था, पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दो और हर प्रांत पर एक क्षत्रप यानी गवर्नर बिठा दो। कितना स्मार्ट तरीका था, है ना? इस सिस्टम में भी एक हायरार्की थी, बिल्कुल साफ सुथरी। सबसे ऊपर मतलब द बिग बॉस, वो था महाक्षत्रप यानी महान राजा, और फिर उसके अंडर काम करते थे अलग अलग प्रांतों के क्षत्रप, जो सीधे राजा को जवाब देते थे। इससे इतने बड़े साम्राज्य पर भी कंट्रोल रखना आसान हो जाता था। तो भारत में शक पावर की नींव किसने रखी? वो था माउज। उसी ने गांधार और तक्षशिला जैसे जरूरी इलाकों पर कब्जा करके शक शासन की शुरुआत की। कह सकते हैं कि उसी ने भारत में शक राज की कहानी शुरू की थी। हर राजवंश में एक ऐसा राजा जरूर होता है जिसके दौर को उसका गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। शकों के लिए वो राजा था रुद्रदामन प्रथम। तो क्या खास था रुद्रदामन में? अरे भाई, उसने उस जमाने की सुपर पावर 7 वाहनों को एक नहीं 2-2 बार हराया। और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, उसने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करवाया। एक तो जूनागढ़ शिलालेख से और दूसरा ऐतिहासिक सुदर्शन झील की मरम्मत करवाकर। और हाँ, सुदर्शन झील की बात तो करनी ही पड़ेगी। ये रुद्रदामन की सबसे बड़ी लेगेसीज में से एक है। सोचिए, ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये तो 3 महान राजवंशों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए थी, मौर्य, शक और गुप्त। हमें इस झील के बारे में पता चलता है जूनागढ़ शिलालेख से, जो सच में एक ऐतिहासिक खजाना है। ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा पहला लंबा शिलालेख है, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? एक शक राजा के शिलालेख में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम आता है। सोचिए जरा। इस झील की तो अपनी ही एक कहानी है। देखिए, इसे बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने। फिर अशोक के टाइम में इस पर एक डैम भी बनाया गया। लेकिन फिर सदियों बाद एक जबरदस्त तूफान आया और सब तबाह हो गया। और तब एंट्री होती है हमारे शक राजा रुद्रदामन की, जिसने अपनी जेब से पैसा लगाकर इसे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन जैसा कि इतिहास का दस्तूर है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। शकों का भी पतन हुआ, पर जाने से पहले उन्होंने भारतीय कल्चर पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो शकों ने हमें क्या क्या दिया? देखिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के चलाए, संस्कृत भाषा को खूब बढ़ावा दिया और गांधार आर्ट के विकास में भी उनका बड़ा हाथ था। पर शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि वो यहीं के होकर रह गए। भारतीय समाज में ऐसे घुले मिले कि खुद को क्षत्रिय मानने लगे। तो शक शासन का अंत कैसे हुआ? ये हुआ गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ। महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आखिरी शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया और इसी के साथ शक सत्ता का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हम शकों को क्या समझें? क्या वो सिर्फ बाहर से आए हमलावर थे, या काबिल शासक, या फिर जिस तरह वो इस जमीन और संस्कृति का हिस्सा बन गए, क्या वो आखिर में भारतीय ही नहीं बन गए थे?
ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है।